सबसे पहले तो माँ सरस्वती को नमन। आज की शुरुआत अपनी 2 लाइनों से करते हुए कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं कोड नंबर 20 आज के विषय एक राष्ट्र एक चुनाव के विपक्ष में अपना मत रखते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, सभी शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का पूरे सम्मान से स्वागत करती हूँ। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे विपक्षी दल द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव नामक प्रस्ताव रखा गया है और उसका अर्थ समझाते हुए वो हमें बताते हैं कि इससे पहले भी हमारे देश में वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव हो चुके हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि 5 मार्च वर्ष 1957 में मध्य प्रदेश की विधानसभा भंग हुई थी और हमें वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था। महोदय, यदि वर्तमान में भी ऐसा हुआ तो हम तो फिर से राष्ट्रपति शासन की ओर चले जाएंगे। क्या यह हमारे देश के विकास में बाधा नहीं बनेगा? इसके साथ ही मेरे विपक्षी दल का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रणाली अन्य राष्ट्रों में भी लागू है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि जिन राष्ट्रों की आप बात कर रहे हैं वे राष्ट्र हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर भी नहीं है और आप उनकी तुलना हमारे भारत जैसे विशाल देश से कर रहे हैं। इसी के साथ मान्यवर, मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरे विपक्षी दल का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने से खर्चा कम होगा। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि हमारा लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था के साथ साथ एक महंगी व्यवस्था भी है। जितना खर्चा चुनाव में आता है उससे कई ज्यादा खर्चा चुनाव में मशीनों की व्यवस्था करवाने में आएगा। इसी के साथ चुनाव आयोग ने एक ईवीएम और वीवीपीएटी का खर्चा कम से कम 9,284.15 करोड़ रुपए का बताया है और हमें हर 15 वर्षों में इन मशीनों को बदलना होगा जो काफी खर्चीला साबित होगा और चुनाव में कितने ही अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होगी। महोदय, मुझे ये बताइए कि यदि सभी सुरक्षा कर्मी चुनाव में लग जाएंगे तो हमारी राष्ट्रीय सीमा पर कौन खड़ा होगा? हमारे देश की सुरक्षा कौन करेगा? क्या यह हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित नहीं होगा? इसी के साथ मेरे विपक्षी दल का कहना है कि बार बार के चुनाव होने से आचार संहिता लगने से देश के विकास कार्य रुक जाते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव के समय आचार संहिता लगेगी तब आप क्या करेंगे? एक राष्ट्र एक चुनाव के समय तो पूरा देश ही एक साथ रुक जाएगा। क्या तब आपके विकास कार्य पूरे हो पाएंगे? इससे संबंधित मैं अपनी 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव तुम मत बेचो दरबारों में। एक राष्ट्र एक चुनाव तुम मत बेचो दरबारों में। ये नेताओं के लिए हीरा है कोयले के भंडारों में। सरकार की जवाबदेहिता खत्म हो जाएगी इन एक चुनावी गुहारों में। क्षेत्रीय मुद्दे जल जाएंगे राष्ट्रीय मुद्दों के अंगारों में। संघीय ढांचे पर खतरा मंडराएगा इन एक चुनावी पुकारों में। इसीलिए मान्यवर, मैं कहती हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव तुम मत बेचो दरबारों में, तुम मत बेचो दरबारों में। मान्यवर, मेरे विपक्षी दल का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने से हमारा ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों की ओर जाएगा। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि यदि हमारा ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों की ओर चला जाएगा तो हमारे क्षेत्रीय मुद्दों का क्या होगा? हमारे क्षेत्रीय मुद्दे तो राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे दबके रह जाएंगे। तो महोदय, आप ही मुझे बताइए कि जब नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी? और अगर हर जगह केंद्रीय शासन लागू हो जाएगा तो यहाँ तो तानाशाह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारा देश लोकतांत्रिक कहाँ से कहलाएगा? हम तो फिर से गुलामी की ओर चले जाएंगे। मान्यवर, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं का कहना है कि हमारा देश एक महासत्ता नहीं बन पा रहा है और बड़े ही बुद्धिमत्ता से उन्होंने इसका कारण चुनावों को बताया है। तो मैं उनको एक सुझाव देना चाहूंगी कि अपने छलावे भरे शब्दों से अर्थ का अनर्थ न कीजिए और यूं बेफिजूल की बातें कह के सभा का समय व्यर्थ न कीजिए। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति लागू करने से हमें हमारे संविधान में कितना भारी बदलाव करना पड़ेगा। हमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, अनुच्छेद 352 और 356 में
कितना भारी बदलाव करना पड़ेगा जो कि हमारे केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकाल को निर्धारित करते हैं। और बदलाव की तो बात ही दूर की है, हमें तो अपना पूरा संविधान ही बदलना पड़ेगा। तो महोदय आप ही बताइए कि क्या इससे हमारा संविधान कमजोर नहीं पड़ेगा? क्या हमारा संविधान कोई खिलौना है कि जो भी सरकार आती है वो इसके साथ खेलकर चली जाती है? मान्यवर, मैं 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगी कि वो लूट रहे हैं सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे मेरे भारत को, वो बेच रहे मेरे भारत को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चुनावों का उद्देश्य खर्चा बचाना या समय बचाना नहीं है, बल्कि चुनाव का उद्देश्य है हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जो कि बार बार के चुनाव होने से जनता की निरंतर भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत बनेगा, ना कि खर्चा बचाने और समय बचाने से। इसीलिए मान्यवर, बार बार के चुनाव की प्रक्रिया ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे उचित व्यवस्था है। जय हिंद, जय भारत।